हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंडियन लिटरेचर को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये लेक्चर आपके आरआरबी एनटीपीसी और इसके साथ साथ एसएससी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरआरबी एनटीपीसी में ये आपके ऑफिशियल सिलेबस में ही दिया गया है इंडियन लिटरेचर टॉपिक करके, तो इसे आपको अच्छे से कवर करना ही करना है। दो क्वेश्चंस आप इससे आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। पढ़ेंगे कैसे? शुरुआत करेंगे एंशिएंट टेक्स्ट यानी कि वेद से, और जाएंगे कहाँ तक? तो मॉडर्न इंडियन लिटरेचर तक जाएंगे। ठीक है। वेदों से ही क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि यही है अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट। ठीक है। इसके बाद हम लोग उपनिषद को पढ़ेंगे। दो ग्रेट एपिक्स रामायण और महाभारत को देखेंगे। संस्कृत लिटरेचर को देखेंगे। बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर से सवाल आते हैं, इसे भी हमें कवर करना है। तमिल और संगम लिटरेचर को देखेंगे, इससे भी बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लिटरेचर के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है। नॉर्दर्न इंडियन लैंग्वेज लिटरेचर को देखेंगे। उर्दू लिटरेचर को देखेंगे। पर्शियन लिटरेचर से बुक्स एंड ऑथर्स वाले बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, इसे भी हमें कवर करना है। हिंदी लिटरेचर को भी देखेंगे। बंगाली लिटरेचर को देखेंगे। मराठी लिटरेचर को देखेंगे। उसके बाद मॉडर्न इंडियन लिटरेचर को देखेंगे। तो बेसिकली हम लोग लिटरेचर के डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो बुक्स एंड ऑथर्स के नाम होंगे वो मैं जब बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ाऊंगा वहां भी कवर करूंगा। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, तो ये मैंने इसी लेक्चर में ही इंटीग्रेट कर दिया है। इसलिए इंटीग्रेट किया है क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो किस फॉर्म में होता है। ऐसे पूछेंगे जो महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है, तो फिर मैं आपको यहीं पे एक लाइन में बता दूंगा जो महाभारत वेद व्यास। ठीक है। और ये मार्क कर दूंगा जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। ताकि आपका फोकस बस इसी दो कीवर्ड्स पर रहे, आपका समय बचे। चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जो वेद जो है ये अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। किस चीज का नॉलेज? तो लाइफ ऑन अर्थ एंड बियॉन्ड। ठीक है। तो शुरुआत में जो वेद थे वो लोगों के द्वारा ओरली ट्रांसमिट किए जाते थे। ठीक है। फिर बाद में इनका कंपाइलेशन शुरू हुआ। कब की बात है? तो 1500 बीसी टू 1000 बीसी पूछते हैं। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चार तरीके के वेद होते हैं, चार प्रकार के वेद होते हैं। कौन कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है ये सबसे बड़ा वेद है, सबसे ओल्डेस्ट वेद यही है। ठीक है। और इसके बाद आता है यजुर्वेद, जिसको बुक्स ऑफ प्रेयर्स भी बुलाते हैं। सामवेद जो होता है वो म्यूजिक एंड डांस के लिए जाना जाता है। अथर्ववेद जो है ये मैजिक एंड चार्म्स के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अभी हम लोग सभी वेदों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। थीम बस आपका यही रहेगा। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा वेद के साथ साथ हमें ब्राह्मण्स, उपनिषद और अरण्यक्स भी पढ़ना है। ठीक है। ये बेसिकली वेद को पढ़ने के लिए अलग से टेक्स्ट दिए गए हैं। ठीक है। इसके बारे में हम लोग जिक्र आगे करेंगे। चलिए, ऋग्वेद की बात कर लेते हैं। ये ओल्डेस्ट वेद होता है जिसमें 1028 संस्कृत हाइम्स यानी कि पोएम्स होते हैं। ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सवालों में आता है। ठीक है। अब इन ऋग्वेद को 10 बुक्स में डिवाइड किया गया है जिसे मंडल्स बुलाते हैं। और चीफ डीटी यानी कि सबसे बड़े जो देव हैं ऋग्वेद में मेंशन्ड है इंद्र। ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है, बहुत बार सवाल आया हुआ है। उसके बाद कुछ और भी प्रोमिनेंट गॉड्स हैं। अग्नि फायर, वरुण वाटर, रुद्र विंड स्टॉर्म, आदित्य सन, वायु एयर, अश्विनी ट्विंस। कुछ गॉडेसेस भी हैं। कौन कौन? तो उषा डॉन, पृथ्वी अर्थ, वाक स्पीच। दोस्तों, यहाँ पे जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन देख रहे हो ये है बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं। देखो, पहली बार विष्णु का जो मेंशन है वो आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ भरत का भी मेंशन ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। विष्णु और कृष्ण का जो मेंशन है ना वो एज अ काउहर्ड यानी कि ग्वाला कम्युनिटी के रूप में ऋग्वेद में देखने को मिलता है। वर्ण सिस्टम जो होता है, ठीक है, जातीय सिस्टम जो है, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मोस्ट डिस्कस्ड रिवर जो है यह है सरस्वती। यहाँ पे सबसे ज्यादा पूज्य रिवर जो है आपको ऋग्वेद में सरस्वती देखने को मिलती है। उसके बाद अत्रेय उपनिषद जो है, उपनिषद की बात बाद में करेंगे क्योंकि हम लोग आगे पढ़ने ही वाले हैं। उसके बाद आपको इंद्र को ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स कहा गया है। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, जो आपको नॉलेज ऑफ हाइम्स ऑफ प्रेज जो है वो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। वर्णा सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलता है? तो पुरुष सूक्त में। ठीक है। उसके बाद जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है, जो ये ऋग्वेद जो है 1028 पोएम्स का कलेक्शन है जो कि बेसिकली 10 बुक्स में 10 बंडल्स में डिवाइडेड है। फिर उसके बाद बात करते हैं अथर्ववेद की। दोस्तों, अथर्ववेद से सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यही दिमाग में रखना है, जो ये इट इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। 99 डिजीजेस को ट्रीट करने का वर्णन इसमें दिया गया है। इसको ब्रह्मवेद भी
बुलाते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। गोपथ ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद अथर्ववेद। अब गोपथ ब्राह्मण क्या होता है, ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। आपको बस इतना दिमाग में रखना है, जो ये ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस के लिए है, पहला चीज ये, और दूसरा इट इज रिलेटेड टू मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स, जो कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही वर्णन किया था। ठीक है, बाकी सारे की सारी इंफॉर्मेशन यही है। एक उपवेद है अथर्ववेद का, जिसको हम लोग शिल्प वेद कहते हैं। इट इज मतलब इट इज डीलिंग विद आर्किटेक्चर। ठीक है, शिल्प का मतलब ही होता है आर्किटेक्चर। ठीक है, और इसके अलावा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, तो आयुर्वेद का भी वर्णन यहीं पे देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं यजुर्वेद की। ठीक है, यजुर्वेद जो होता है ये रिचुअल से डील करता है, क्योंकि यजुस का मतलब होता है सेक्रीफाइस। ठीक है, और ये आपको प्रीस्ट को गाइड करने के लिए जितने भी रिचुअल्स होते हैं, मंत्र होते हैं, सारा का सारा वर्णन आपको यजुर्वेद में देखने को मिलता है। अब इसके दो कैटेगरीज होते हैं, एक तो होता है ब्लैक कृष्ण, व्हाइट शुक्ल। ये आपको दिमाग में रखना है, सवाल आते हैं। ये भी सवाल आते हैं जो इसके कौन कौन से कैटेगरीज हैं। इसके अलावा ये भी सवाल आता है जो कितने नंबर की कैटेगरीज है। तो दो कैटेगरीज है बेसिकली। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, इट डील्स विद रिचुअल्स, यही पूछा गया है। उसके अलावा एक उपवेद है विच इज फॉर द आर्ट ऑफ वॉरफेयर, मार धाड़ और एक्शन से भरपूर धनुर्वेद। यानी कि यजुर्वेद आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे सेक्रीफाइशियल फॉर्मूलाज के बारे में पता चलेगा। ठीक है, रिचुअल्स के बारे में पता चलेगा, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सामवेद क्या है, तो बस आपको म्यूजिक एंड सॉन्ग के लिए ये बनाया गया है, बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, और समन का मतलब होता है मेलोडी। ठीक है, मेलोडीज एंड सॉन्ग्स। अब इसमें भी आप 1875 हाइम्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाइम्स से रिलेटेड सवाल ऋग्वेद को लेकर आते हैं। ठीक है, अब सामवेद को बुक्स ऑफ चैंट्स भी बुलाते हैं, इसको आपको दिमाग में रखना है। अक्सर लोग यहाँ पे यजुर्वेद से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नहीं, बुक्स ऑफ चैंट्स इज सामदेव। ठीक है, तो वैदिक पीरियड में किस तरीके से म्यूजिक का डेवलपमेंट हुआ वो आपको सामवेद में देखने को मिलता है। अब कुछ सवाल देख लेते हैं। देखो, बुक्स ऑफ सॉन्ग, वेदास ऑफ चैंट्स, सामवेद को बुलाते हैं। योगा ऑफ सॉन्ग, सामवेद। गंधर्व वेद डील्स विद डांस एंड म्यूजिक, कौन सी बात, किसकी बात हो रही है, तो सामवेद की बात हो रही है। ठीक है, और ये जो गंधर्व वेद है ये सामवेद का उपवेद है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड आर्ट। ठीक है, उसके बाद शॉर्टेस्ट अमंग द फोर वेदास इज आल्सो सामवेद। सबसे बड़ा कौन सा है, तो ऋग्वेद। सबसे पुराना कौन सा है, तो ऋग्वेद। शॉर्टेस्ट कौन सा है, तो सामवेद। ठीक है, अब आते हैं वेदांग, अरण्यक और उपनिषद के बारे में। ठीक है, वेदांग जो हैं वो होते हैं सप्लीमेंट ऑफ वेदास। ठीक है, टोटल होते हैं 6, इनसे सवाल आते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन है। तो एक तो है शिक्षा, फॉर एजुकेशन। ठीक है, जिसमें आपको फोनेटिक्स, फोनोलॉजी और प्रोनाउंसिएशन से आपको मतलब डीलिंग होती है। यानी कि जब आप वेद को पढ़ रहे होते हो तो उसमें जो भी आपको फोनेटिक्स है, फोनोलॉजी है, प्रोनाउंसिएशन है, उसका वर्णन आपको वेदांगाज में देखने को मिल जाएगा। निरुक्त क्या होता है, ये आरआरबी एनटीपीसी में सवाल आया हुआ है। ठीक है, इट इज एटिमोलॉजी एंड द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। छंद क्या होता है, तो मेट्रिसेस इन संस्कृत ग्रामर। ज्योतिष क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी। कल्प क्या होता है, तो रिचुअल इंस्ट्रक्शन। व्याकरण क्या होता है, तो ग्रामर। अब ये तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, यानी कि ऐसे टॉपिक्स जिसपे जो आप वेदों को पढ़ रहे होगे, अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप वेदांगास को रेफर करो। ठीक है, अब कुछ ऑथर्स ऐसे हैं जो इस पे किताब लिख के बैठे हुए हैं। कौन कौन से, जैसे संस्कृत ग्रामर की बात करें तो पाणिनि का अष्टध्यायी बड़ा ही इंपॉर्टेंट किताब है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अरण्यक की। ठीक है, अब अरण्यक जो है ये वेद से ही अटैच्ड बुक है। ठीक है, जिसमें रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस डिफरेंट पर्सपेक्टिव में दिए गए हैं। आप वेद को पढ़ रहे हो, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजों को, अगर वेद को और भी अच्छे से जानना है तो आप अरण्यक्स को रेफर करो। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, राइट फ्रॉम द बर्थ टू डेथ टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोल्स। ठीक है, अब इसका नाम अरण्यक क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा, अरण्यक का मतलब होता है अरण्य यानी कि जंगल। ठीक है, फॉरेस्ट। तो जो ऋषि मुनि जो थे, ठीक है, वो जंगलों में घूमते थे और इसको पढ़ाते थे, तभी से इसका नाम अरण्यक पड़ा। अब बात करते हैं ब्राह्मणास की। ठीक है, ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट है। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ हिंदू श्रुति, यानी कि रिवील्ड नॉलेज लिटरेचर। देखो दोस्तों, ऐसा है ना, जो दो पार्ट होते हैं,
एंशियंट लिटरेरी टेक्स्ट के। एक तो होता है श्रुति और एक दूसरा होता है स्मृति। श्रुति जो आपका रिवील्ड नॉलेज है, मतलब जो आपको पता है जो ये ऐसे है, ठीक है। और स्मृति जो आपको ध्यान में हो चीजों को, वो उसमें स्मृति में आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। श्रुति तो ऐसा है जो रिवील्ड नॉलेज है, और ये एक मीन से दूसरे मीन्स जब ट्रांसफर होता है तो एक फॉर्मेट में ट्रांसफर होता चला जाता है। स्मृति में आप कुछ भी ऐड कर लो, ठीक है। और ये ब्राह्मणास भी होते हैं, ये आपको वेद के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, तो बेसिकली वेद पे कमेंट्री है। अब मान लो वेद में कोई श्लोक दिया हुआ है, अब इसके ऊपर में पूरी की पूरी कमेंट्री जो है वो ब्राह्मणास में आपको मेंशन्ड होंगी। सवाल ये आते हैं, ये जो आप टेबल देख रहे हो इससे बहुत ही ज्यादा सवाल आते हैं। ये टेबल आपको सीधे रट्टोफाई करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। अब ऋग्वेद से एसोसिएटेड क्या है, तो अत्रिय ब्राह्मण है और कौस्तिकी ब्राह्मण है, ठीक है। इसके अलावा सामवेद से रिलेटेड कौन है, तो तांड्य महाब्राह्मण और सदविंश ब्राह्मण। यजुर्वेद से तैत्रीय ब्राह्मण और सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आते हैं, ये यजुर्वेद से रिलेटेड है। और अथर्ववेद से सबसे ज्यादा सवाल आता है गोपथ ब्राह्मण को लेके, ठीक है। जैमिन्य ब्राह्मण और पंचाविश ब्राह्मण। तो ये आपको एक या दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक तो है अत्रिय ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद से एसोसिएटेड है, और उसके बाद यजुर्वेद से सतपथ ब्राह्मण आपको पता होना चाहिए, और तैत्रीय ब्राह्मण दोनों पता होना चाहिए। अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण और जैमिन्य ब्राह्मण दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे बहुतों बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब उपनिषद की बात कर लेते हैं। अब उपनिषद जो वर्ड है बना हुआ है उप यानी कि नियर, एन आई यानी कि डाउन, उसका सैड यानी कि टू सिट, यानी कि तो आप अपने गुरु के सामने में जाके बैठो, ठीक है। और ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी में आ चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली उपनिषद जो है ये गुरु शिष्य परंपरा को दिखाता है, और इसको वेदांत भी बुलाते हैं क्योंकि ये वेदों का अंत होता है, ठीक है। और ये आपको ह्यूमन सैल्वेशन और मोक्ष की ओर आगे बढ़ाता है। चलिए दोस्तों, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, वेदांग जो होते हैं टोटल होते हैं 6। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। और इन वेदांगा को लिम्प्स ऑफ द वेदास बुलाते हैं, यानी कि वेद का हाथ पांव, है ना। और बृहदारण्यक सबसे बड़ा आपको ओल्डेस्ट उपनिषद है। मुंडक और तैत्रीय ये सारे के सारे उपनिषद हैं। उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्यक, ठीक है, ये वैदिक लिटरेचर का पार्ट है। पुरुष सूक्त में आपको वर्णा सिस्टम का वर्णन देखने को मिलेगा। गोपथ ब्राह्मण जो है ये अथर्ववेद का पार्ट है, ठीक है। और कोरोनेशन सेरेमनी जो है ये आपको अत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी चर्चा अत्रेय ब्राह्मण में है। सत्यमेव जयते, मतलब बहुत ही हिट क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत बार सवालों में आ चुका है, ठीक है। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते, ठीक है, जिसको मदन मोहन मालवीय ने पॉपुलराइज किया, ठीक है। और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने एक किताब लिखी मुंडकोपनिषद द ब्रिज ऑफ इमोर्टैलिटी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए करंट अफेयर्स है, ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा, उपनिषद का मतलब ही होता है जो गुरु शिष्य परंपरा को दिखाता है, जो गुरु के समीप नजदीक में शिष्य बैठते हैं और उनसे नॉलेज ग्रहण करते हैं, यही पूछा जा रहा है। जो टर्म उपा जो है ये उपनिषद से रिलेटेड है, जिसका मतलब होता है नियरनेस, ठीक है। और अत्रेय उपनिषद जो है ये अत्रेय अरण्यक ऋग्वेद से एसोसिएटेड है। सत्यमेव जयते के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और ये नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया पे देवनागरी स्क्रिप्ट में मेंशन है। तमसो मां ज्योतिर्गमय जो है ये भी उपनिषद में मेंशन है। और उपनिषद क्या है, तो फिलॉसफी पे बेस्ड टेक्स्ट है, ठीक है। छंदयोग उपनिषद की बात करें तो ये सामवेद से एसोसिएटेड है। और जो इस बार का G20 प्रेसिडेंसी जो हुआ था, जो वसुदैव कुटुंबकम जो है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये आपको महा उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब दो एपिक्स महाभारत और रामायण की बात कर लेते हैं, दोनों से सवाल आते हैं, ठीक है। रामायण की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसने लिखी है, तो वाल्मीकि ने लिखी है, ठीक है। और पहले जो कवि, जो फर्स्ट पोएट जो थे, उन्हें आदि कवि बोला जाता था, ठीक है। रामायण कब कब का लिखा हुआ है, तो कंपाइल्ड अराउंड 1500 बीसी, ठीक है। किस लिए है, तो स्टोरी ऑफ राम आइडियल मैन अचीविंग पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये है पुरुषार्थ के सारे अंग। अब इस रामायण में आपको 24,000 वर्सेस हैं, 7 बुक्स और खंड्स और कांड कह लीजिए, उसमें इन सभी चीजों का वर्णन है। किस चीज का वर्णन है, तो प्लॉट है आपको राम और रावण की लड़ाई का, मतलब
बुराई पे अच्छाई की जीत का। ठीक है, कैरेक्टर के नाम कर लें, जैसा कि आपको पता होगा, राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण और विभीषण। महाभारत की बात कर लेते हैं, वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, बहुतों बार सवाल आते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे लो हैंगिंग फ्रूट है, ये अगर सवाल पूछ दिया तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब महाभारत के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, वैसे रामायण के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं। ठीक है, लेकिन महाभारत के भी बहुत सारे वर्जन हैं, जिसमें जो मोस्ट पॉपुलर है वो है जय। ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये सवाल आपको आरआरबी एनटीपीसी में आ चुका है। ठीक है, जिसमें 8800 वर्सेस हैं। अब ये धीरे धीरे 24,000 वर्सेस हो जाते हैं भारत में, और अभी जो है 1 लाख वर्सेस है। ठीक है, उसके बाद इसमें 10 चैप्टर्स हैं जिसको पर्व बुलाते हैं। ठीक है, प्लॉट क्या है, तो कौरव और पांडवों के बीच की लड़ाई, किस लिए, तो गद्दी के लिए, हस्तिनापुर के गद्दी के लिए। ठीक है, और इसमें कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद है उससे इसका वर्णन भगवत गीता में किया गया है। ठीक है, अब पुराण की बात कर लेते हैं। पुराण का मतलब होता है दैट विच रिन्यूज द ओल्ड। फॉर एग्जाम्पल पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, ये पूछते हैं सवालों में, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो विष्णु शर्मा। हितोपदेश किसके द्वारा लिखा गया है, तो नारायण पंडित। अब महाभारत और रामायण से रिलेटेड जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल हैं उसको देख लेते हैं। देखो, एक तो है रज्मनामा, जो दिस इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, इसको हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं। महाभारत जो है वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, लॉन्गेस्ट एपिक पोएम है महाभारत, और ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत इज जय संहिता। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है। आदि पर्व, फर्स्ट ऑफ द 18 बुक्स ऑफ महाभारत। महाभारत का एक और नाम है, क्या है, तो शत सहर्षि संहिता। ठीक है, रामायण से रिलेटेड काम्बान जो है ये तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है, और रत्नाकर जो है ये वाल्मीकि का दूसरा नाम है। ठीक है, अब आते हैं संस्कृत ड्रामा। अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है ये आपको रट्टोफाई करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करेंगे संस्कृत ड्रामा की। देखो, नाट्य शास्त्र जो है ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। नाट्य शास्त्र में आपको तीनों चीज देखने को मिलेगी, ड्रामा भी देखने को मिलेगा, इसके अलावा इंडियन म्यूजिक भी देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ डांस भी देखने को मिलेगा। जैसा कि हम लोगों ने क्लासिकल डांस पढ़ा था, तो ये सारी चीजें देखी थी। अब यहाँ पे संस्कृत ड्रामा में कालिदास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनके 3 ड्रामास कौन कौन, तो एक है मालविका अग्निमित्रा, उसके बाद है विक्रमोर्वशीय, और अभिज्ञानम शकुंतलम। देखो, यहाँ पे आपको जो नायक और नायिका होते हैं उनके नाम को कंबाइन करके ही ड्रामा का नाम तैयार होता है। मालविका अग्निमित्रा में लव स्टोरी ऑफ मालविका और अग्निमित्रा। अग्निमित्रा कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे। विक्रम मोर्शिया में यानी कि विक्रम और उर्वशी, और अभिज्ञानम शकुंतलम यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट संस्कृत ड्रामा है जो कि कालिदास के द्वारा लिखे गए थे। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सीधे सवाल आएंगे जो ये कौन किसके द्वारा लिखा गया है, यानी कि बेसिकली बुक्स एंड ऑथर्स आप समझ लो। ठीक है, सारे के सारे वही हैं। शूद्रक की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने लिखी थी एक ड्रामा जिसका नाम था मृच्छकटिका, द लिटिल क्ले कार्ट, जिसमें चारुदत्त और एक वेल्दी कॉर्टेशन थे, उसके बीच के प्यार को दिखाया गया था। विशाख दत्ता के द्वारा लिखा गया था मुद्रक राक्षस। ये क्या है, तो एक तरीके का पॉलिटिकल ड्रामा है। इसमें ये दिखाया गया है जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये धन्नद को हराते हैं और पावर में आते हैं। फिर भावभूति ने लिखी है उत्तर रामचरितम, जो कि आपको राम के लेटर लाइफ पे बेस्ड है। भास के द्वारा किताब लिखी गई है स्वप्न वसव दत्ता, यानी कि वसाव दत्ता जो है वो सपना देखता है, और ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पंचरत्र, ये पंचतंत्र नहीं है, पंचरत्र है। ठीक है, यानी कि ये भास के द्वारा लिखी गई है। पंचरत्न पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अब ये जो पंचरत्र है ये आपको संस्कृत ड्रामा है जो कि हिंदू एपिक महाभारत पे बेस्ड है। फिर उरुभंग, ये क्या है, तो दुर्योधन की जब लड़ाई होती है भीम से, इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब आते हैं हर्षवर्धन के टाइम। हर्षवर्धन बहुत ही टैलेंटेड राजा था। ठीक है, अब इसके 3 ड्रामा बड़े फेमस हुए, कौन कौन, तो रत्नावली, नागनंद और प्रिय दर्शिका। ठीक है, चलिए संस्कृत पोएट्री की बात कर लेते हैं, यानी कि काव्य की बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने संस्कृत ड्रामा देखा था कालिदास का, अब यहाँ पे हम लोग कालिदास एज अ पोएट देख रहे हैं। कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत और ऋतु संहारा। ठीक है, ये जो है ये सारे के सारे कालिदास के वर्क हैं, जिसमें से आपको 3 तो महाकाव्य हैं। अब महाकाव्य क्या हुए, तो देखो 5 महाकाव्य होते हैं। कौन कौन, तो रघुवंश, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कुमार संभव कालिदास के द्वारा लिखा गया है। फिर है एक
कीर्तर्जुन्यम, ठीक है, जो कि भारवी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, किरत और अर्जुन की कहानी है इसमें। ठीक है, उसके बाद है शिशुपाल वध, जो कि माघ के द्वारा लिखा गया था, ये भी महाकाव्य है। उसके बाद नैसा नैषाद चरित्र, ठीक है, ये भी आपको संस्कृत पोएट्री है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे है आपको नैषाद चरित्रम, जो कि श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे 5 महाकाव्य हैं। इसके अलावा हरिसेन जो है, ये आपको समुद्रगुप्त जो थे राजा, उनके वर्णन में हरिसेना ने पोएट्री लिखी थी, जो कि आपको इलाहाबाद पिलर पे इंस्क्राइब्ड भी है। सवालों में आता है, पता होना चाहिए। फिर आपने जब क्लासिकल डांस पढ़ा होगा तो एक नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, वो था आपको गीत गोविंदा। ठीक है, जो कि बेसिकली जयदेव के द्वारा लिखा गया था, यानी कि ये राधा कृष्णा के प्यार को दिखाने के लिए गीत गोविंदा लिखा गया था, जो कि जिसपे बहुत सारे क्लासिकल डांस बेस्ड हैं। क्लासिकल डांस भारतनाट्यम ही है, जो कि शैवाइट थीम है, बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे राधा कृष्णा पे बेस्ड है। ठीक है, जिसमें आपको गीत गोविंदा थीम देखने को मिलता है। तो ये तो हो गए सारे के सारे संस्कृत पोएट्री। अब बात करते हैं कुछ संस्कृत टेक्स्ट की। ठीक है, देखो धर्म सूत्र सूत्र जो है, ये बहुत सारे लोगों के द्वारा लिखा गया था। ये आपको लॉज थे हिंदू किंगडम्स के, जिसमें प्रॉपर्टी रूल्स, पनिशमेंट एंड ऑफेंसेस का वर्णन था। सिमिलर आपको मनुस्मृति भी था, जो कि मनु के द्वारा लिखा गया था, जिसमें रोल ऑफ मैन एंड वुमेन, सोशल इंटरेक्शन और कोड ऑफ कॉन्डक्ट को दिखाया गया था। स्टेट क्राफ्ट की बात करें तो कौटिल्य अर्थशास्त्र। ठीक है, जो विष्णुगुप्ता, कहीं कहीं पे वर्णन है विष्णुगुप्ता, इनका नाम विष्णुगुप्ता चाणक्य, उन्होंने लिखा था, जो कि इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन, मिलिट्री स्ट्रेटजी ऑफ मॉडर्न एम्पायर को शो करता था। ठीक है, अब ये सवाल बहुत बार आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता की बात कर लेते हैं, तो ये मेडिसिन पे आधारित है। सुश्रुत संहिता सर्जरी, माधव निदान जो है ये पैथोलॉजी के लिए है। ठीक है, उसके बाद पंच सिद्धांतिका जो है ये एस्ट्रोलॉजी के लिए है। ये सारे के सारे आरआरबी एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, उसके बाद बृहत संहिता जो है ये वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया था, जिसमें प्लानिटरी मूवमेंट्स, जियोलॉजी और आर्किटेक्चर वगैरह के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर आर्यभट्ट जो है उन्होंने लिखा है आर्यभट्टीय, जो कि एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। उसके बाद लग्धाचार्य ने किताब लिखी है एस्ट्रोलॉजी पे। ठीक है, फिर भास्कर सिद्धांत शिरोमणि भास्कर के द्वारा लिखी गई है। किस चीज से रिलेटेड है, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। राजतरंगिणी कल्हान क्या है ये, तो जो भी कश्मीर के जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, उनका वर्णन यहाँ पे राज तरंगिणी में दिखा गया है। और ये संस्कृत टेक्स्ट है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, जैसा कि यहाँ पे ऊपर में मेंशन्ड है, सवालों में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राज तरंगिणी जो है ये आपको कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखा गया है, और ये संस्कृत टेक्स्ट है। ठीक है, और कल्हान के द्वारा लिखा गया है, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। कथा सरित सागर सोमदेव, ठीक है, ये एक तरीके का पोएटिक वर्क है। और श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया है निषाद चरित्रम, जैसा कि हम लोगों ने बताया ये 5 महाकाव्य में से एक महाकाव्य है। फिर बुद्ध चरित्र जो है ये आपको अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, जो कि भगवान बुद्ध की बायोग्राफी है। सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये सवालों में आते हैं। ये अगर आप यहाँ नहीं याद करोगे तो एंशिएंट इंडिया में याद करोगे, एंशिएंट इंडिया में याद नहीं करोगे तो बुक्स एंड ऑथर्स में याद करोगे, याद तो करना ही है, करने है ना। अब बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखो समय समय पे बुद्धिस्ट और जैन काउंसिल्स हुए, और इस काउंसिल से निकल के आया कैनोनिकल लिटरेचर। जैसे बुद्ध कैनोनिकल लिटरेचर हुआ विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। देखो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे। ठीक है, विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में निकल के आया। फिर अभिधम्म पिटक जो है ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल से निकल के आया। विनय पिटक की बात कर लेते हैं, तो ये है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द बुद्धिस्ट मंक्स। सुत्त पिटक क्या है, तो ये बुद्ध की डायलॉग्स एंड स्पीचेस को दिखाता है ऑन मोरालिटी एंड द राइटियस ड्रामा। अभिधम्म पिटक क्या है, तो फिलोसफी एंड मेटाफिजिक्स, एथिक्स, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड साइकोलॉजी। ठीक है, अब कुछ नॉन कैनोनिकल लिटरेचर भी हैं, जिसे हम लोग जातक्स बुलाते हैं। ठीक है, जो कि बुद्ध के प्रीवियस बर्थ को दिखाता है। दोस्तों महाराष्ट्र में एक गुफा है अजंता की गुफा है, जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है। ठीक है, अब ये है अजंता की गुफाएं जो है ये बुद्धिस्ट गुफाएं हैं। अब यहाँ पे आपको म्यूरल्स दिखेंगे। म्यूरल्स का मतलब ये हुआ जो वॉल पेंटिंग्स, जो वॉल पे जो फोटो बनाए जाते हैं ना, पेंटिंग की जाती है। अब यहाँ पे जातक टेल्स मेंशन्ड है बुद्ध भगवान के। ठीक है, मतलब उनकी प्रीवियस बर्थ को दिखाने के लिए, ठीक है, लाइफ से जुड़ी हुई चीजों को दिखाने के लिए, जातक चीजों को दिखाने के लिए म्यूरल्स का इस्तेमाल अजंता में किया गया है। अब
जैन कैनोनिकल लिटरेचर की बात कर लेते हैं। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आएगा जो अंग, उपंग, परिक्रमा, छंदब सूत्र और मल सूत्र, ये क्या है? तो सारे के सारे जैन लिटरेचर है, ठीक है, जिसमें से अंग, उपंग और परिक्रमा जो है ये जैन कैनोनिकल लिटरेचर है, जो कि जैन काउंसिल से निकल के आया, ठीक है। अब कुछ प्राकृत पोएट्री की बात कर लेते हैं, तो गाथा सप्तशती बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन? तो दीप वंश, ये क्या है? तो जब बुद्ध श्रीलंका गए थे, इसका वर्णन आपको दीप वंश में है, यही सवाल आएगा, ठीक है। फिर मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हा क्या है? तो किंग मिलिंदा जो है, ठीक है, ग्रीक में मिनेंडर कहते हैं इसको, ठीक है। और बुद्धिस्ट मंक नागसेना है, इनके डायलॉग को मिलिंद पन्हो में जिक्र है, ठीक है। फिर महावंशा क्या है? तो हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ वेरियस किंगडम्स ऑफ साउथ एशिया। फिर महावास्तु क्या है? कंपाइलेशन ऑफ जाता एंड अवधन टेल्स। ये दोनों तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दीपवंश और मिलिंद पन्हो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ललित विस्तार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है? तो स्टोरीज एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा टिल हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ, ठीक है। फिर उदान क्या है? तो ये है ब्लाइंड मैन और एलिफेंट की कहानी। बोधि वंश क्या है? तो ये है प्रोस पोएम रिटन इन द 10th century इन श्रीलंका। तो इसी तरीके से कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो आप एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है आपको दीपवंश, मिलिंद पन्हो, उसके बाद ललित विस्तार, ठीक है। चलिए अब तमिल संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। फादर ऑफ तमिल लिटरेचर हुए ऋषि अगस्त्य, ठीक है। अब यहाँ पे तीन कैटेगरीज हम लोग देखेंगे, एक तो है संगम लिटरेचर, फिर उसके बाद पोस्ट संगम वर्क्स, और उसके बाद मेडाइवल पीरियड, यानी कि बेसिकली तमिल लिटरेचर को पढ़ रहे हैं। संगम लिटरेचर क्या है? तो पांड्या किंगडम के समय में जो पांड्या किंग जो थे, वो संगम लिटरेचर को पैटर्नाइज करते थे। कहने का मतलब ये हुआ, जो पोएट्स को बुलाते थे, ये सारे के सारे पोएट्स बैठते थे और उन्होंने जो रचना की, ठीक है, उसे हम लोग संगम लिटरेचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। कब की बात है? तो 300 BCE टू 300 CE तीन संगम हुए, एक तो मदुराई में, फिर कपाटपुरम में, और फिर तीसरा भी मदुराई में। कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, उसको देख लेते हैं। एक तो है 8 एंथोलॉजीज, यानी कि इट्टू टोकोई, उसके बाद है पट्टीनेनकिल कनाकू 18 लेसर टेक्स्ट, और पट्टू पट्टू 10 आइडियल्स। फेमस कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो तिरुवल्लुवर, जिन्होंने लिखा क्यूरल, ठीक है, ये एक तरीके का एपिक है बेस्ड ऑन पोएटी पॉलिटी एंड लव। फिर पोस्ट संगम वर्क की बात करें तो टोलका पीएम, सवालों में आता है, ये पता होना चाहिए, ये बेसिकली तमिल ग्रामर टेक्स्ट है, यही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। और ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर है। सिला पद्दिकरम, ये स्टोरी है बाय इलैंगो एडिगल। किस चीज का स्टोरी है? तो एंकलेट की कहानी है इसमें, ठीक है। फिर मनी मेकलाई, ये क्या है? द स्टोरी ऑफ मनी मेकलाई बाय चितलाई छथानार, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं मेडाइवल पीरियड, तो यहाँ पे भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वैष्णव भक्ति जो है ये अलवर्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और फीमेल सेंट को अंडाल बोलते थे, ठीक है। और नायनार्स जो है ये शैविज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल आएगा, जो अलवर्स और नायनार्स जो हैं वो क्या थे? तो मेडाइवल पीरियड में आपको तमिल लिटरेचर के समय में भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए सेंट थे, ठीक है। और अलवर्स जो थे ये विष्णु की पूजा करते थे, वैष्णव भक्ति के लिए, और शिव की पूजा के लिए नायनार्स थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लिटरेचर की बात कर लेते हैं। तो देखो तेलुगु लिटरेचर जो है उसका गोल्डन एज था विजयनगर पीरियड के दौरान, ठीक है। अब विजयनगर पीरियड के दौरान जो बुक्का वन जो थे, जो फाउंडर थे हरिहर एंड बुक्का, वो विजयनगर एम्पायर के फाउंडर थे। तो बुक्का वन जो थे ये अच्छे से पैटर्नाइज करते थे, ठीक है। और कृष्णदेव राय जो थे, ठीक है, इनके समय में इन्होंने किताब लिखी थी अमुक्त मलयादा, ठीक है, पता आपको होना चाहिए। और इसके अलावा इनके दरबार में होता था 8 दिग्गज, यानी कि 8 लिटरेरी ल्यूमिनरीज, अष्ट दिग्गज इनको बुलाते थे, ठीक है। तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल आएगा, जो अष्ट दिग्गज जो है वो किसके दरबार में हुआ करते थे? तो कृष्णदेव राय, ठीक है। उसका कन्नड़ लिटरेचर की बात करें तो फादर ऑफ कन्नड़ लिटरेचर हुए पंपा, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, ठीक है। और मलयालम लिटरेचर का जो डेवलपमेंट हुआ वो 11th सेंचुरी एडी के आसपास हुआ। अब आते हैं मेडाइवल लिटरेचर, ठीक है। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आता है, ठीक है। शुरुआत करेंगे हम लोग पर्शियन लिटरेचर से, ठीक है।
अब जो पर्शियन जो है वो इंडिया में कैसे आए, ये टर्क और मंगोल्स लेके आए और उसके बाद ये कोर्ट का लैंग्वेज बन जाता है। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको कौन से लिटरेचर देखने को मिलेंगे। शुरुआत करेंगे आमिर खुसरो देहलावी से, ठीक है, जिन्हें पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, तूतीय हिंद। ये सारे के सारे सवाल आए हुए हैं, वहीं से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन ली है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। टाइटल गिवन बाय अलाउद्दीन खिलजी। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यही सवाल आएगा, जो पैरट ऑफ इंडिया जो आमिर खुसरो को बुलाया जाता था, ये टाइटल किसने दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। ठीक है, और आमिर खुसरो को फादर ऑफ कव्वाली भी कहते हैं, और इन्होंने गजल गजल सिंगिंग जो है वो भी, इसको भी बढ़ाया। ठीक है, उसके अलावा ये आपको निजामुद्दीन औलिया के सूफी सेंट जो थे, निजामुद्दीन औलिया उसके शिष्य थे। ठीक है, और वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्शियन पोएट्स थे। इनका नोटेबल काम की बात करें तो दीवान, कलेक्शन ऑफ पोएट्री नूर सिपिर, उसके बाद मसनावी दुआल रानी खिजर खान, ट्रेजिक लव पोएम। ठीक है, अब इसी समय में ये तो हो गए पोएट्स, अब कुछ हिस्टोरियंस हैं उनका काम देख लेते हैं। तो एक है जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने लिखा था तारीखे फिरोज शाही। आपके ये सारे के सारे सवाल आए हुए हैं, आते रहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसका मिनहाज उल सिराज जो है, ये इन्होंने लिखा था किताब तबाकते नसीरी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ ट्रेवल अकाउंटेंट्स देख लेते हैं। तो एक आया था इब्ने बतूता, ठीक है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया हुआ था। कहाँ से आया हुआ था, तो मोरक्को से आया हुआ था। ठीक है, और इसने किताब लिखी थी रिहला, जो कि बेसिकली इसका ट्रेवल अकाउंट है, और जो कि सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो पे बेस्ड था। मुगल एम्पायर की बात कर लेते हैं, मुगल पीरियड की बात कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे बाबर से। तजुके बाबरी इन्होंने खुद लिखी थी, ये ऑटोबायोग्राफी, और जो कि टर्किश में लिखा गया था। आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल ये है, जो कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था, तो टर्किश में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जहांगीर, तजलुके जहांगीरी, इंपॉर्टेंट सोर्स अबाउट द जहांगीर पीरियड, यानी कि ये भी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तजुके जहांगीरी। ठीक है, उसके बाद गुलबदन बेगम जो थी, उन्होंने लिखा था हुमायूं नामा। ठीक है, जो कि हुमायूं के लाइफ पे बेस्ड था। हुमायूं का जो भतीजा था, उन्होंने गुलबदन बेगम को रिक्वेस्ट किया था जो किताब लिख दो भाई। ठीक है, उसके बाद अकबर पीरियड की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अबुल फजल के द्वारा लिखा गया आईने अकबरी और अकबरनामा, दोनों इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और उसके बाद अकबर ने क्या किया था, उन्होंने ऑर्डर दिया था जो रामायण, भगवत गीता और उपनिषद, उसको ट्रांसलेट करो तुम पर्शियन में। ठीक है, और इस तरीके से आपको महाभारत जो है ये रज्मनामा, ठीक है, इस तरीके से ये पर्शियन में ट्रांसलेट हुआ। ठीक है, फिर हमजा नामा क्या है, तो आमिर हमजा ये एक तरीके का मिथिकल कैरेक्टर है। ठीक है, इसकी स्टोरी बताई गई थी और ये बहुत ही फेमस किताब हुआ था। उसका मलिक मोहम्मद जायसी जो है उसने लिखा था पद्मावत। कब लिखा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1540 यानी कि अकबर के टाइम में ये लिखा गया था, ये आपको दिमाग में रखना है। यानी कि ये सल्तनत पीरियड के समय में नहीं, यानी कि मुगल पीरियड के समय में लिखा लिखा गया किताब था। ठीक है, उसके बाद बदौनी जो है, ये पॉलिटिकल रूल पे मुंतखाब उत तवारीख उन्होंने किताब लिखी थी। फैजी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ये पर्शियन पोएट्री के लिए जाने जाते थे। इनका किताब का नाम था नाला घाट। ठीक है, जो कि बड़ा ही फेमस था। उसके अलावा इन्होंने ये भास्कराचार्य की किताब थी लीलावती, उसको भी ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। ठीक है, अब शाहजहां पीरियड की बात कर लेते हैं। तो शाहजहां नामा जो है इनायत खान के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, औरंगजेब पीरियड की बात कर लेते हैं। तो उस समय में एक सैटारिस्ट थे मीर जफी जटाली, और उन्होंने लिखा था कुलियत, जो कि कलेक्शन ऑफ वर्सेस था। उसके बाद तबाकते आलमगिरी गिव्स इंसाइट इनटू द 18th सेंचुरी। अब औरंगजेब जो थे इनको आलमगीर भी बुलाते थे। ठीक है, आलमगीर का मतलब इन्होंने खुद नाम रखा था, इसका मतलब होता है कॉन्करर। ठीक है, तो यानी कि अपने बाप को ही कैद करके ये कनकरर बन गया था। ठीक है, यानी कि शाहजहां को जब कैद किया था उसके बाद इन्होंने अपने आप को आलमगीर बुलाया था। ठीक है, उसके बाद अब्दुल अहमद लाहौरी जो है उन्होंने बादशाह नामा लिखा था। ठीक है, ये शाहजहां पे बेस्ड है ये किताब। ठीक है, उर्दू लिटरेचर की बात कर लेते हैं। तो मिर्जा गालिब दीवान और इकबाल, ये मॉडर्न उर्दू लिटरेचर है। इन्होंने किताब लिखी थी बंगई दारा। इसके अलावा सारे जहां से अच्छा जो आप देख रहे हैं वो इकबाल का नारा दिया गया है, इकबाल के द्वारा लिखा गया है, और ये बहुतों बार आरआरबी एनटीपीसी इसके साथ साथ एसएससी में दोनों में पूछा जा चुका हुआ सवाल है। ठीक है,
अब हिंदी डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट हिंदी बुक रिटन बाय अबाउट पृथ्वीराज चौहान, क्या? चंद्रभरत दाई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब धीरे धीरे संस्कृत जो है वो टूटता है और अपभ्रंशित हो जाता है, यानी कि पोल्यूटेड होता जाता है। इसमें और भी भाषा मिलती चली जाती हैं। और जब भक्ति मूवमेंट आता है तो उस समय में संस्कृत की जगह हिंदी में चीजें टेक्स्ट, और ये आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर भी कहा जाता है। ठीक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनका नोटेबल वर्क है निराला। दोस्तों बंगाली लिटरेचर की बात करें तो बहुत सारे बंगाली लिटरेचर हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट वाले मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे। देखो ऐसा है ना, जो जब हमारा आंदोलन चल रहा था तो उस समय में नेशनलिस्ट फर्वर को आगे बढ़ाने के लिए बंगाली लिटरेचर का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने लिखा था गौड़ीय व्याकरण, द फर्स्ट कंप्लीट बंगाली ग्रामर बुक। उसके अलावा तुफात उल मुवाहिद्दीन, अ पर्शियन बुक ऑन मोनोथेइज्म। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है ये। बंकिम चंद्र चैटर्जी आनंद मठ इंक्लूड्स वंदे मातरम, यानी कि वंदे मातरम जो है ये आनंद मठ से लिया गया था। बंकिम चंद्र चैटर्जी जो है ये इसके ऑथर है। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज 1913 में मिलता है। शरत चंद्र चैटर्जी जो है ये देवदास और परिणीता, इन दोनों पे मूवी भी बन चुकी है। काजी नजरुल इस्लाम विद्रोही अग्निवीण। आरसी दत्ता जो है ये हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। असमिया लिटरेचर की बात कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम शंकर देव। ठीक है। अब इनके द्वारा लिखी गई किताबें कीर्तन घोष और भक्ति रत्नावली। ठीक है। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो ब्रज बोली, हिंदी में लिख देता हूं, ब्रज बोली। ठीक है। उसके बाद मराठी लिटरेचर की बात कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ध्यानेश्वर। ठीक है। ये 13th century सेंट थे। इन्होंने किताब लिखी थी ध्यानेश्वरी, जो कि बेसिकली गीता, भागवत गीता पे कमेंट्री थी। एनटीपीसी का सवाल है ये। एक नाथ की बात करें तो ये इन्होंने कमेंट्री लिखी थी भागवत पुराण पे, रामायण पे। ठीक है। और ये आपको विट्ठल देव के डिवोटी थे। तुकाराम भी उसी समय के थे और इन्होंने मतलब भक्ति मूवमेंट में अच्छा खासा नाम कमाया था। ठीक है। रामदास की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आपको स्पिरिचुअल गाइड थे शिवाजी महाराज के। कुछ और नाम, नामदेव, सेना और गोरा। ठीक है। और ओल्डेस्ट फीमेल राइटर की बात करें तो इसी पीरियड की थी ज्ञानबाई। अब नेशनलिस्ट एरा की बात कर लेते हैं तो बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने पब्लिश की केसरी, जिसमें नेशनलिज्म को बढ़ावा इन्होंने दिया था। ठीक है। और ये सवालों में आया था इसीलिए यहाँ पे ये मेंशन्ड है। अब कुछ पीवाईक्यू वन लाइनर्स देख लेते हैं फटाफट। भागवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं और भीष्म पर्व ऑफ महाभारत इसमें मेंशन्ड है। ठीक है। ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय चार्ल्स विल्किंस इन 1785। फिर थिरुकुरल, ठीक है, ये तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। संगम लिटरेचर की बात हो रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद उपनिषद जो है डिस्कस ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, लाइफ एंड स्पिरिचुअल मैटर्स। जातक कथाएं जो कि लाइफ, बुद्धा के प्रीवियस लाइफ को बताता है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और हितोपदेश जो है ये नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया था। साहित्य अकादमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये दोनों के दोनों लिटरेचर अवार्ड्स हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड पहला आपको 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। मेघदूत की बात कर लें तो ये आपको लिरिकल पोएम है कालिदास का और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स है। मृच्छकटिका की बात करें तो ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया था और शूद्रक जो है लव अफेयर पे इन्होंने एक किताब लिखी थी। ठीक है। उसके बाद ऋग्वेदा की बात करें तो ये आपको अर्लीस्ट ओल्डेस्ट लिटरेरी वर्क है जिसमें 1028 पोएम्स और हाइम्स देखने को मिलता है। रामचरितम की बात करें तो ये संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद सलमान रुश्दी जो है उनको बुकर प्राइज 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिलता है। दोस्तों ये सारे के सारे मैं बुक्स एंड ऑथर्स में वैसे भी कवर करूंगा। किरण देसाई मान बुकर प्राइज 2006 में मिलता है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। उसके बाद देवदास बंगाली रोमांस नॉवेल बाय शरत चंद्र चैटर्जी। अरुंधति राय जो है ये फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर प्राइज, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको 1913 में मिलता है गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपको इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश के भी नेशनल एंथम के कंपोजर हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है विंग्स ऑफ फायर, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। गुप्ता पीरियड की बात करें तो इंडियाज गोल्डन एज ऑफ कल्चर। ठीक है। इस समय में कल्चर जो था ये फ्लोरिश करता है। ठीक है। इसके अलावा के एम गोंगली इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। अमिताभ घोष द शैडो लाइंस, उसका साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग नॉवेल है ये। ठीक है।
बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो फिर त्रिपिटक और जातक लिटरेचर, ठीक है, जिसमें त्रिपिटक जो है ये कैनोनिकल लिटरेचर है, जातक लिटरेचर जो है ये नॉन कैनोनिकल लिटरेचर है, पाली में लिखी गई है। जैन टेक्स्ट जो है ये प्राकृत में लिखी गई थी। तो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल आएगा, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है ये कौन सी भाषा में लिखी जाती है, तो आंसर इज पाली। और जैनिज्म, जैन टेक्स्ट कौन से भाषा में लिखी गई थी, तो प्राकृत, ठीक है। नाट्य शास्त्र जो है ये भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। उसके अलावा अगस्त्य जो है ये तमिल लिटरेचर के फादर कहलाते हैं। फिर मुक्तिका जो है ये 108 उपनिषद का कैनन है। उसका तुलसीदास जो है ये विनय पत्रिका डिवोशनल पोएम लिखते हैं। दोस्तों इसी के साथ इंडियन लिटरेचर होता है खत्म। अब जब मैं बुक्स एंड ऑथर पढ़ाऊंगा तो ये सारी की सारी चीजें आपको एक बार और रिवाइज कराऊंगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, और इसका पीडीएफ में डाल दूंगा।